नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी जो डॉक्टर सूर्यबाला जी द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है आखिरवीं विदा। सुबह से 3 बार रपट चुकी थी मैं। एक बार किचन में टंगी जाली की अलमारी से खीर के लिए इलायची के डिब्बे निकालते हुए, दूसरी बार पूजा वाले ताक से भभूति उतारते हुए और तीसरी बार बाथरूम में गीला तौलिया टांगते हुए। ना कुछ खास नहीं, बस जरा सी कूल्हे में चिलक, थोड़ी छिली रक्ताब कोहनी और कनपटी पर अलमारी के कोने की खरोच। लेकिन चोट के दंश और घाव की पीड़ा सहलाने का होश और फुर्सत कहाँ। पति पर इस समय पिता हावी है, उनकी चोट से ज्यादा एयरपोर्ट पर पहुंचने में होती देर से चिंतित। चिंताकुल पिता ने घड़ी देखते हुए और हड़बड़ाई उन्होंने एक हल्की कराह के साथ मुस्कुराकर खड़ी होते हुए एक ही वाक्य दोहराया है, 7:45 तक एयरपोर्ट पहुंच जाना है। उसने कहा तो बार बार है कि आप लोगों को एयरपोर्ट आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आराम से पहुंच जाऊंगा। पर यह भी कोई बात हुई कि अपनी धरती पर उसके पैर पड़ने के बाद भी पूरे 1.25-2 घंटे वे दोनों बिना उसे देखे रह जाएं, और उसके घर आने के बाद भी अगर वे रसोई में घुसी खीर पूरी सूखी गीली सब्जियां और किशमिश छुआरे की चटनी बनाती रहीं तो उसके पास कैसे बैठ पाएंगी। पूरे 7 सालों से तिल तिल कर काटते पल और तलफलाती उतावली का एक अनवरत सिलसिला। पिता हो गए पति ने मौन तोड़ा। मेरा ख्याल है अब हमें एकदम निकल लेना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत उसके आने पर भी कर लोगी तो क्या, कोई मेहमान है, अपना बेटा ही तो है। हाँ, उनका बहुत अच्छा बेटा। सोच कर ही भीगी किशमिश जैसे और मीठी हो आई, निकाल कर छुहारे की चटनी में मिलाई और उठा ली। हाँ, यह एयरपोर्ट गवाह है। इसमें समाये समय के प्रवाह को उलीझ कर देखें तो सब कुछ बह जाने के बाद भी उन जैसी माओं की आंखों की कुछ डबडबी बूंदें थमी रह जाएंगी अपने अपने समुद्रों के सच की बानगी के रूप में। हाँ, एयरपोर्ट गवाह है, सब कुछ जुटा पुटा कर उसे लैस कर दिया था, सूटकेस से लेकर अचार बड़ियां तक। आखिरी बार आंखों से ओझल होने के पहले कुछ पल खड़ा रहा था, थमकर भरी आंखों से देखा था, फिर पलटकर चला गया था सिक्योरिटी में। कितनी देर लुटे पुटे से खड़े रहे थे दोनों, फिर अचानक जमीन थर्राई और एयरपोर्ट के कांच के दरवाजे कपकपाए। अंदर की प्राणवायु को ही जैसे चीरते हुए उड़ गया हवाई जहाज। चलो लौटो। कंधे पर पति हो आए पिता का हाथ पड़ा था, वे ही इस बार नन्हे बच्चे से खिलके। आ गया प्लेन। भीड़ पर भीड़, चेहरे पर चेहरे, लेकिन बीचों बीच से टकटोरलाई दृष्टि उचक उचक कर बच्चों की तरह देखते देखते अचानक वह रहा। वैसा ही संजीदा शांत, थोड़ा और निखर आया सा। उसने जरा बाद में देखा, हाथ हिलाकर मुस्कुराया, लेकिन परेशान भी हुआ। अरे मना तो किया था, खुद टैक्सी लेके आ जाता ना। और एक विनम्र लाचारी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या, हुल से दोनों निहाल बेहाल उसे देखते रहे, इस खिड़की से उस खिड़की जाते, कागज बढ़ाते, क्लियर कराते। अंत में आ गया एक अपनत्व भरी मुस्कान से दोनों को तृप्त करता। बेहद धीमे से साथ लाए लड़कों को आंखों में समझाया गया, माता पिता की तरफ इशारा करके। सॉरी, मैं साथ नहीं आ पा रहा, ओके। लड़के जिंदा दिली से हाथ हिलाते पलट गए। वह इन लोगों के साथ टैक्सी में आ बैठा, माँ की बगल में। कैसी हो मम्मी? मगन, गदगद, रोमांच विकल, खुशी का अतिरेक जैसे सीना फाड़कर निकल जाने को आतुर। और आप पापा? मैं हचकचाकर आधे शर्माए आधे पुलकित। मैं तो बेटा एकदम फिट हूँ, ये तुम्हारी माँ ही दिन रात। कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे खुद बना के खाता पीता होगा, कह कह कर बिसुरती रहती थी, सोते जागते बस एक ही धुन। वह हंस दिया उसी संजीदगी से, लेकिन तत्क्षण सतर्क, चौकन्ना सा, थोड़ी उधेड़-बुन सी। इस इतने प्यार के अतिरेक को कैसे संभाला जाए, क्या कुछ और कैसे कहा जाए। तब तक माँ ही पूछ रही थी, तू बता कैसा है। मैं अटपटा सा हो आया वह, फिर हंसकर, अच्छा हूँ एकदम तुम्हारे सामने। इतना छोटा सा उत्तर, जैसे बहुत बड़ी थाली में एक नन्हा सा कौर। लेकिन इससे बड़ा जवाब आखिर हो भी क्या सकता था।
अच्छा हुआ जो पति ने तब तक इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लिया। वह इन्फ्लेशन के साथ टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कस्टम सिस्टम आदि के बारे में बताता रहा। समझती हैं वे भी तो यह सब, फिर भी थोड़ी ईर्ष्या हुई पितृत्व से। दूर, वे और पति क्या कोई दो हैं। आ गया घर। घर भी भर भी गया बैगों, सूटकेसों और पैकेटों से। सब कुछ के बीचों बीच वे अचानक किन कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई हैं। क्या दे सबसे पहले खाने को, खीर, दही या फिर दूध में भीगे पुए। अमावट अमावट उसे बहुत पसंद है। गजक भी तो उसकी सारी पसंद की चीजें घर में ला कर जमाई हुई है, लेकिन वह खाएगा क्या, कैसे मालूम हो। बावली सी उसके सामने ढेर सारी खाने की चीजों की सूची दोहराई गई। थोड़ी खिसियाहट भी लगी। वह उसी तरह बेहद नरमी से मुस्कुराया। कुछ भी दे दो, पर जरा सी ही, प्लेन में खाया है। कुछ भी आखिर क्या? इतनी सारी चीजों में जो उसने 7 सालों में एक बार भी नहीं चखी और उसे बहुत पसंद है, लेकिन अब दोबारा नहीं पूछेगी। दौड़ी दौड़ी जाकर थोड़ी थोड़ी चीजें ही प्लेट में सजा लाई, खुद पर खींची भी। इतना कुछ एक साथ देखकर तो वह अभी भी ऊब जाएगा। शायद कुछ भी न खा पाए। वही हुआ। अरे इतनी सारी चीजें! हंस गया वह, जैसे किसी बच्चे ने प्लेट थमाई हो। थोड़ा सा कुछ लेकर प्लेट वापस कर दी। वे लजाई, खिसियाई प्लेट वापस लेकर चली गई। मन न माना। चाय बना दूं? रहने दो, अभी कुछ खास मन नहीं। पति ने भी आंखों में बरजा, तुम तो एकदम पीछे ही पड़ गई हो। सो चुप हो ली। सब तरफ एक शांत संजीदा चुप्पी पसरी हुई सी। अचानक घर और बड़ा और खाली लगने लगा। कुछ इस तरह जैसे वे सब उस बहुत फैले खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे से बचा बचा कर जी जान से कोशिश किए जा रहे हैं। साथ साथ ही डर भी कि कहीं कोई यह सूनापन भाप न ले। लगातार यह सोचते हुए कि अब क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए। तब तक उसे याद आया, ठहरो मैं सूटकेस खोलता हूँ। और उसने विदेशी लेबलों से लैस शर्ट, साड़ियाँ, घड़ी, पैंट जैसी तमाम चीज़ों के पैकेट निकाल लिए। फिर उन्हें 2 हिस्सों में कर उन दोनों के सामने बढ़ा दिया। ये पापा आपके लिए और ये तुम्हारे लिए मम्मी। फिर थोड़ी सी बची चीजें उनकी ओर बढ़ाता बोला, ये सब जिसे जिसे ठीक समझना दे देना। अब जैसे एक और रास्ता बंद, फिर से बात खत्म। इतने दिनों से जो कुछ एक तेज बहाव के साथ बह जाना चाहता था, वह सब वहीं का वहीं दीवारों में चिन गया हो जैसे। उफ, क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं कहती वह सब जिसके लिए पूरे 7 सालों से तरस रही थी। समेट ले उसका माथा अपनी गोद में, दुलार ले जी भर कर, या फिर रोही ले हिलक कर कि कैसे आधी आधी रातों अचानक बड़ी धड़कनों के बीच नींद खुल जाती। एकदम से होश उठती कि तू क्या कर रहा होगा। रात का दिन, दिन का रात होता है ना वहाँ, तो जागा कि सोया, कैसा लगता होगा। और फिर एकदम से उसे देखने की बेकली तलफला उठी। तकिया भीग जाता, पिता भी न जान पाते। लेकिन कहा सिर्फ इतना, नहाएगा तू? नहा लूं? न मन हो तो रहने दे। हाँ, थोड़ी सुस्ती सी लग रही है, नींद भी। ओह, कितनी स्वार्थी है वे भी। उसके जेट लैग वाली बात तो एकदम भूल ही गई थी। 1.5 दिनों के रात दिन का उलटफेर उसे बुरी तरह थकान और नींद से बोझिल कर रहा होगा। हड़बड़ी मच गई उनके अंदर बाहर। जल्दी से जल्दी खाना गर्मा कर लगाने की उतावली, या फिर उस सनाके से उबर कर अति व्यस्त हो जाने की तृप्ति। डोंगे पोछे सजाए, रसे का नमक दोबारा आंखें बचाकर चखा। हड़बड़ी में 2 बार जली, 2 बार जलते जलते बची, 3 बार ऐनक रख रख कर भूली। बिना ऐनक काम करने की कोशिश में एक आध चीजें डोंगे से छलकी भी। 7 साल भी तो यही सारी चीजें बनाई थी, पर कुछ भी जला छलका नहीं था। रुआसी सी हो गई। पति को बुलाया, वह भी दौड़ आया। क्या क्या हुआ? लाओ मैं ले चलता हूँ। लेकिन तुमने इतना सब क्यों बनाया? सब कुछ एक साथ ही। उसके कहे में प्यार ज्यादा था या परेशानी और खींच, पर तुरंत के तुरंत वह सब छुपा। बुजुर्गियत से भरी एक समझदार सहानुभूति झलकी उसके चेहरे पर। संभाल संभाल कर वह मेज पर माँ को परसने में मदद करता रहा। ज्यादातर चीज तो उनके भरपूर परसने के पहले ही लपक कर, लाओ मैं खुद ले लेता हूँ ना, यानी अपनी जरूरत मुताबिक बहुत जरा सा। अच्छा, बहुत अच्छा बना है सब कुछ। खीर रख देना, शाम को भी खाऊंगा, लेकिन अभी बस 2 चम्मच। उन्होंने लक्ष्य किया, वह मुश्किल से खा पा रहा था। थकान, नींद से बोझिल। जा सो रहे। 3 रातों का उलटफेर, सो गया वह, पति भी। वे टेबल किचन सलटाती रहीं, पोछना पाछना, बचा खुचा समेटना।
बीच बीच में जाकर हौले से कमरे में झाँक आना, कहीं उठा तो नहीं वह, कहीं जागा तो नहीं, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। शरीर थकान से लस, लेकिन मन बॉडी आया पाखी। घूम फिर वहीं, खींचकर खुद को ही फटकारा। अब जब मोहलत मिली है तो क्यों नहीं 2 घड़ी हाथ पैर सीधे कर लेती। पहर बीतते न बीतते फिर शाम के चरखे शुरू हो जाएंगे। सोच कर पड़ रहती हैं चटाई डाल, वहीं उसके कमरे के पास। कहीं उसे कुछ चाहिए हुआ तो संकोच के मारे उन्हें जगाएगा नहीं, जानती हैं, पर पड़े पड़े भी आंखें कहाँ झपी। दृष्टि पंखे से बल्ब, बल्ब से रोशनदान और रोशनदान से धूप के फूल टकटोरती रही। बचपन में 2 के पहाड़े से भी पहले अद्धे पौने के पहाड़े रटाए गए थे। समय बिल्कुल उन्हीं अद्धे पौने के बीच से गुजर रहा था। एक एक घड़ी ज़रूरत से ज़्यादा टिकती हुई, समय जैसे एक गुफा हो और वे घुट रही हों उसमें, शापित हों। रोशन घड़ी, पंखे और छनक कर आते धूप के फूल टकोरने के लिए। अचानक रोशनदान पर नज़र पड़ते ही चियूक सी गई। कहीं धूप की चौंध तो नहीं आ रही उसके बिस्तर पर तो आँखों पर भी। उसे पर्दे खींचने को कह देना था। चलो खिड़की या पर्दा बंद कर दूं, बहुत आहिस्ते से। और जग गया वह, कुनकुनाकर उठा। अपराधी सी पकड़ी गई वे, कोसने लगी खुद को ही। जाने मुझे क्या सूझी पर्दा खिसकाने की, लेकिन वह संयत भाव से उठ जाता है। कोई बात नहीं, फिर सो लूंगा। चाय लाऊं? हाँ लाओ। उनके जाने पर वह नींद से बोझी लाखों पर पानी डालता रहा। वे उमकती हुई चाय के साथ वापस ढेर सारी चीजें सजा लाती हैं। ओह मम्मी, वह परेशान सा हंसता रहता है। अभी इतना तो खाया ना, बस चाय। उनके चेहरे की अकुलाहट लक्ष्य करता वह खुद ही चुप्पियों के बीच बड़े यत्न से पूछता है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग? बवंडर तूफान आंधी कैसी हलकोर सी मचाता है यह सवाल। यही एक वाक्य जब वह महीने 15 दिनों पर फोन पर पूछता था तो उनका रोम रोम तृप्त हो जाता था। सवाल अपने आप में एक खुशखबरी हुआ करता था। उतनी दूर से वह सबकी कुशल क्षेम के लिए अधीर है। आधे मिनट में वे जल्दी से सभी के कुशल क्षेम आशीष पहुंचाती, विभोर गदगद। यह भी कि वह चिंता न करे, अच्छे से रहे। ओके मम्मी। लाइन कट जाती है, उसकी आवाज़ का छोर हाथ से छूट जाता था। तब भरपूर तृप्ति के बीच भी अंदर एक बेबसी निचुड़ती थी। वह कितना कुछ पूछना चाहती है, कितना कुछ बताना चाहती है, लेकिन आज जब वह एकदम उनके पास आ गया है और पूरी इत्मीनान से चाय की चुस्कियों के साथ पूरा समय देता उनसे पूछ रहा है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग, तो वे एकदम चुप सी हो रही हैं। उन्हें लगने लगता है जैसे इस सवाल के साथ जुड़े सारे सरोकार खत्म हो चुके हैं। नहीं, छी, यह बात नहीं। असल में उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस सवाल के जवाब के सिलसिले कहाँ से शुरू करें। फोन पर अच्छा रहता था, एकदम हड़बड़ी में जल्दी से काटकर थमाया, समय का एक छोटा टुकड़ा भर ही। लेकिन अब समय तो इफरात है, फिर भी क्यों नहीं निश्चय कर पा रही कि कितना बड़ा या कितना छोटा जवाब उसे चाहिए। हठात होने लगता है सारे अंतहीन सिलसिले एकदम से खत्म होने को आ गए। समझ रहा है शायद वह भी, इसलिए मन ही मन कुछ ठीक ठीक ज़्यादा विश्वसनीय सवालों के जुगाड़ कर रहा है, आत्मीयता और सरोकार भरे। बिजनौर वाली मामी कैसी हैं मम्मी? और रचना की शादी? बात तो चल रही थी कई जगहों पर। जो भी लड़के अच्छे मिलते हैं उनकी उम्र रचना से कम ही ठहरती है। दद्दा के गुजरने के बाद खुद भी इधर बीमार ही चल रही है। ओह, एक दिन जाकर हो आऊँगा। और अविनाश चाचा? रतलाम वाले फूफा जी, उनके भाई, उनकी लड़की, उनके देवर। गढ़ी हुई जिज्ञासाओं का एक समूचा सिलसिला। सवाल ऐसे चल रहे हैं जैसे रुक रुक कर किसी तरह मरम्मत करके चलाने के लायक बनाए गए कलपुर्जे। नहीं साहब, ठीक ठाक तो है, बढ़िया से काम ले दे रहे हैं कलपुर्जे। एक अजीब सी घबराहट पसर रही है। अब इसके बाद क्या सचमुच सारे सिलसिले खत्म? क्या इन्हें वापस उस छोर से नहीं बांधा जा सकता जहां ऊंधे स्वेटर पर सफ़ेद ऊन से उनके नाम का पहला अक्षर बुन दिए जाने पर उसके आंखों की खुशी छुपाए नहीं छुपती थी, डर भी तो नहीं छुपता था जब अगिया बेताल का डरावना सपना देखकर उनकी बाहों में दुबक जाता था, या फिर दवात सहित पूरी स्याही उलट जाने पर पापा तक बात न पहुंच पाने का वायदा। इस जैसे या इसके अलावा भी कहीं भी जाने कुछ भी पाने की आश्वस्ति। सीधा हट, सीधा आक्रोश और सीधा प्यार पाना या जताना भी इतना कठिन सा क्यों हो उठा है? कहीं ये सारे सिलसिले
एक तरफा तो नहीं हो गए हैं, मात्र उनकी भावनात्मक तृप्ति के लिए जुटाई जाने वाली समिधा। अन्यथा जो कुछ है, जितना भी, वह खुलकर सामने क्यों नहीं आता। अचानक उन्हें लगा इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते को एकदम पोटली की तरह खोल देना, खोल कर भर हाथों चारों ओर छितरा देना। खुद वे ही कहाँ कर पा रही हैं। शायद कुछ रिश्ते जिंदगी की नींव का काम देते हैं, फिर नींव चिंती चली जाती है और ऊपर पुख्ता दीवारें उठती चली जाती हैं। एक नई इमारत, एक नई दुनिया, आपसे आप, एक विकास यात्रा उम्र के पड़ाव पर ठहर ठहर कर चलती हुई। एक तरफ केचुल सी छूटती जाती उम्र और दूसरी तरफ अतीत की गली में भटकते माँ बाप। 7 वर्ष का लंबा समय उसे भी बहुत आगे ले जा चुका है। अब उसे बहुत झुककर, बहुत पीछे मुड़कर छूनी पड़ती है एक एक छोटी चीज, रिश्ते, प्राथमिकताएं, और वह किस कदर बेइंतहा कोशिश कर रहा है। हठात दया सी हो आई उस पर, एक अन्याय सा होता लगा। टटोला, तो थक गया होगा ना? ना, नहीं तो, बल्कि तुम ज्यादा थकी लग रही हो। मैं तो अभी कितनी भी देर बातें कर सकता हूँ तुमसे। उफ, कितनी जद्दोजहद के बीच से की गई एक ईमानदार कोशिश। तुझे सब कुछ बदला सा लग रहा होगा ना? वह झिझका सहसा। थोड़ा थोड़ा, बहुत दिनों बाद लौटा हूँ ना। उन्हें लगा पूछ पाता तो शायद यह भी पूछता, और कितने पीछे लौट ले जाना चाहती हो तुम मुझे। आगे पीछे एक साथ चलने में मुश्किल भी तो पड़ती है। तुम्हारे लिए आसान है माँ, निरंतर पीछे की अतीतगामी यात्राएं, क्योंकि वर्तमान और सामने आते भविष्य का अकेलापन और सन्नाटा तुम्हें आतंकित करता है। इसलिए तुम निरंतर चहल पहल भरे अतीत में ही पनाह ढूंढती हो। लेकिन मैं तो सिर्फ अतीत या वर्तमान में नहीं रुक सकता ना। मेरे लिए तो समय और उम्र चढ़ते हुए सूरज की सीढ़ियां हैं। बेल बजे, सिर्फ पिता रह गए, पति लौट आए थे। एक छुटकारे की सी सांस हल्की हो आई, लेकिन तत्क्षण अपने आप से कोई चोरी सी करते पकड़े जाने का एहसास। हल्कापन यानी छुटकारा। अपने बहुत अच्छे बेटे के पास से हट आने पर वह 3.5 दिन रहा। वे चिमटे कलछी से हाथ जलाती, पुए तलती रहीं, बादाम की कतलियां बुरकती रहीं, उससे कपड़े बाथरूम में छोड़ देने की जिद करती रहीं। उसे 7 साल से छूटी कपड़े की अलमारी में कपड़े टांगते, शीशे में कंघी करते देखती रहीं। देख देख कर निहाल होती रहीं। जगते में ही नहीं, सोते में भी बीच बीच में कमरे में झांक देख आती रहीं। लेकिन अंतिम दिन, आधी रात, जब उद्विग्न पिता ने डूबी सी आवाज में उनके कंधे पर हाथ धरकर कहा, कैसा लगता है ना, कल चला जाएगा वह, तो उनकी आंखों में जो 2 भरपूर आंसू डबडबा आए, उन्हें पिता ने शायद नहीं समझा। पिता ने समझा यह तो होना ही था। बेटा जाता है सुबह, फिर न जाने कितने सालों के लिए। इसलिए दिलासे की थपकी दी, घबराओ नहीं, फिर से कुछ ही सालों में लौट कर आएगा ना। जैसे इस छाती पर जैसे कोई समंदर हरहरा उठा। पछाड़ खा के लहरें चकनाचूर होती रहीं। बोल पाती तो कहती, नहीं, और कितनी बार लौटाएंगे हम उसे, और कहाँ तक। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी कहानी आखिर में विदा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।